हर एक मुश्किल बस एक कहानी है, हौसलों की रोशनी सबसे सुहानी है। चलो मुस्कान से हर दिन सजाएं, खुशियों की दुनिया हम खुद बनाएं। रुकना नहीं, थमना नहीं, क्योंकि हर एक मुश्किल में बसती है ज़िंदगी कहीं। नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं हूँ प्रज्ञा सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बिहार विहार में। अब दर्शकों, अगर आप हमारे वैज्ञानिक या शोधकर्ता अगर कठिनाई से डर करके आगे नहीं बढ़ते, तो क्या हम जो डिजिटल इंडिया है, चंद्रयान 3 है, या फिर AI जैसे तकनीक का लाभ उठा पाते? नहीं ना। दर्शकों, हर एक खोज हमें बताती है कि जब तक हम सीखते हैं, जब तक हम आगे बढ़ते हैं, तब तक हम अपने लक्ष्य से दूर नहीं हैं। इसी सकारात्मकता के साथ आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी योगदान दे रहे हैं इस क्षेत्र में। आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय थर्मल वैज्ञानिक प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा जी, जो कि UGC स्थायी समिति के मेंबर भी हैं। साथ ही ये इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और मुंगेर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति तथा पटना यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर भी हैं। सर, आपका स्वागत है बिहार विहार में। तो हम मिलकर के स्वागत करते हैं। सर, जैसा कि हमने बताया कि पहले ही बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और हम आज ऐसी दुनिया में हैं, ऐसी जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया है। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही करना चाहूँगी कि किस तरीके से जैसे हर तकनीक के दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो हमें विकास और प्रगति की ओर लेके जाता है, वही जो दूसरा पहलू है वो हमें हमारे सामने एक चुनौती खड़ा कर देता है। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि किस तरीके से हम आगे बढ़े सारी तकनीकों को लेकर के, ताकि चुनौतियों को पार करते हुए हम एक सफल जो है वो सोसाइटी में हम जा सके। बहुत ही सटीक प्रश्न आपने और प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा। आज विश्व में बड़ी समस्या है। एक ओर तो हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अपने जीवन स्तर को सुधार रहे हैं, लेकिन कई तरह की विसंगतियां और कई तरह के इसके दुष्प्रभाव को भी झेल रहे हैं। अगर आप इसके जड़ में जाएंगे, मूल में जाएंगे, तो ये पाएंगे कि इसमें शिक्षण और प्रशिक्षण की कमी या अभाव कहीं न कहीं रही है, जिसके कारण अब जैसे आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, गाड़ी से हम गंतव्य स्थान पर तुरंत पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर उसमें सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं हुआ तो रास्ते में हम धक्का मारेंगे, एक्सीडेंट करेंगे। ठीक उसी तरह की बात है। अग्नि है, जिस समय फायर का आविष्कार हुआ होगा प्राचीन, अति प्राचीन युग में, प्रागैतिहासिक युग में हुआ होगा, पत्थर के रगड़ने से जिस तरह से चिंगारी निकली होगी, लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने आग के बारे में जाना होगा। अब आग को ही ले लें, आग से कितने परिवर्तन और कितनी तरह की क्या परिवर्तन हम कर रहे हैं तापक्रम से। लेकिन दूसरी ओर आग का अगर सही उपयोग नहीं करें तो आग से हम जल जाते हैं या और भी हानि होती है। तो अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सही उपयोग, और सही और इसके दुरुपयोग को समझना भी आवश्यक है ताकि हम बच सकें। जिस तरीके से आज देख रहे हैं ICT के बढ़ते युग में, अब जैसे बार बार बात होती है, रोज़ 1930 या कितना टेलीफोन नंबर है, उसके मोबाइल नंबर, उसकी चर्चा होती है कि अगर अपने बैंक में फ्रॉड हुआ है तो तुरंत आप सूचना दें। तो लोगों को सचेत किया जा रहा है कि क्या गलती करें, कहाँ लिंक पर हम अनजाने लिंक पर क्लिक नहीं करें। तो ये बचने के भी उपाय और उसके बारे में सही जानकारी संक्षेप में ही सही पूरे हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, जीवन में जीने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, कि जिस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हैं। काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं, काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, जो दर्शक हैं भटकाव भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरीके से आज के समय में ये इफ़ेक्ट कर रहा है, और लोगों को इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, अभी हाल फिलहाल के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI या कृत्रिम बुद्धि का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। और मुझे लगता है ऐसा कि अधिकतर लोग, आवश्यकता है कि वो समझे सही तरीके से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कुछ भी दिखाया या चल रहा है आज के, अगर आप देखें तो उसमें सब सारी पुरानी बातें ही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है। ये शुरू होता है, आरंभ होता है मशीन लर्निंग से, और उसके बाद डीप लर्निंग होते हुए जाता है। अभी जो हम मशीन लर्निंग में क्या होता है कि जो हमने निर्देश दिया, जो हमने जो चाहा और जो पहले से डेटा है उसी के उपयोग से कुछ ना कुछ प्राप्त करना, ये मशीन लर्निंग हुआ।
और डीप लर्निंग का मतलब है कि उससे परे जा कर के उससे आगे भी सोचना, यानी कहिए कि हमारे मस्तिष्क की नकल करने लगता है वो एक्स्ट्रापोलेट करके। तो मशीन लर्निंग में जो डेटा हम देते हैं उस पर उस निर्भर करता है कि कितना सही ज्ञान दे रहा है। आज हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की पढ़ाई विद्यालय से लेकर के अलग अलग स्तर पर, विद्यालय से लेकर के हम समझते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो, चाहे किसी भी संकाय में हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो अभी उसमें जो प्रावधान है उसमें हर एक स्तर पर इसकी पढ़ाई की आवश्यकता है। बिल्कुल, मतलब ये जो अभी जो हमारा सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो इसमें शिक्षा को लेकर के खासकर ये आर्टिफिशियल लर्निंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन सब सारी चीज़ों की पढ़ाई शुरू भी हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बिहार की बात की जाए सर, तो बिहार में काफ़ी छात्रों का पलायन होता है। अगर स्टडीज़ की बात की जाए, हायर स्टडीज़ या फिर कोई भी स्टडीज़ को लेके जो छात्र हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो बाहर जा कर के पढ़ाई करें। तो इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कुछ कर सकते हैं ताकि वो पलायन रुके, और हमारे बिहार में इसकी क्या कुछ सेवा भी देने की प्लान हो रहा है? उसमें कुछ पहल हुई थी, मामला आगे नहीं बढ़ पाया। जब मैं पटना विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति था तो ये योजना बनी थी कि पायलट बेसिस पर पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर कॉम्प्लेक्स में, मगध विश्वविद्यालय में और भागलपुर विश्वविद्यालय में 3 जगह पायलट बेसिस पर आईटी पार्क या वहाँ पर विश्वविद्यालय दे और वहाँ पर आईटी कंपनियों को बुलावे और उसमें सारी सुविधाएं हों जो एक उन्नत आईटी पार्क में हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर से लेकर कनेक्टिविटी, पावर बैकअप से लेकर सारी व्यवस्थाएं हो, रेसिडेंशियल भी हो और सारी सुविधाएं हों। और साथ साथ इन 3 विश्वविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस के फुल टाइम पूरे सेल्फ फाइनेंस कोर्स नहीं, पूरे क्वालिफाइड शिक्षक उसमें आवे और वो उसके विद्यार्थी, हमारे विद्यार्थी, उनके लिए मैंडेटरी रहे कंपनियों के लिए कि आप उनके यहाँ इंटर्नशिप दीजिए। तो क्या होता है कि यहाँ आईटी पार्क और उसके साथ जो विद्यार्थी ट्रेन होते वो बाहर कहीं ना कहीं प्रांगण से बाहर हट करके आईटी का यहाँ विस्तार होता। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मामला आगे नहीं बढ़ पाया। तो उसमें होता क्या कि जब ज़्यादा एक्सपोजर मिलता तो लड़के कुछ कर सकने की स्थिति में थे, और जो पलायन से जो सामाजिक, आर्थिक, हर एक तरह की हानि हमें हो रही है, प्रबुद्धों का पलायन हो रहा है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लड़के चले जा रहे हैं, तो ये उन्हें रोकना हमारे लिए आवश्यक है। हम सिर्फ रेमिटेंस पर नहीं जाएंगे, हमारे लड़कों को रोकना होगा। अब वो जो सेंटर हमारा बनता, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम करके ऑटोमेशन की ये योजना बनी थी। अगर वो उसी के हाथ में रहता तो अच्छे तरीके से आउटसोर्सिंग और उसमें टेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें क्वालिटी रहता, उसमें सिक्योरिटी फीचर ज़्यादा हमारे कंट्रोल में रहते, तो ये होता। वो हमारे योजना इस तरीके से बननी चाहिए कि उसके बहुआयामी लाभ हों और विद्यार्थियों का पलायन न हो, बाहर से विद्यार्थी आने लगे। मुझे खुशी है, जब मैं मुंगेर विश्वविद्यालय में था तो बिहार सरकार ने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, उसके सेंटर की ही स्वीकृति ही नहीं दी थी, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर वगैरह के पद भी स्वीकृत किए थे। तो अगर इस तरीके से फुल टाइम हमारे यहाँ अपने यहाँ सेंटर जब तक एक्सेलेंस का न डेवलप करे, बच्चों को आकर्षित और नए नए पाठ्यक्रम इस तरीके से जो भविष्योन्मुखी हो, फ्यूचरिस्टिक पाठ्यक्रम हो। एक हमारे यहाँ बड़ी भ्रांति है कि हम बार बार जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो पूरे विश्व के सबसे पहले लेबोरेटरी साइंटिस्ट नागार्जुन हुआ करते थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर थे आज के टर्म में, और वही उन्हीं का लैब है बराबर हिल्स में, नागार्जुन गुफा, जिन्होंने मेटलर्जिकल इसके लिए की थी। तो समझिए कि वहाँ आप अंदाज लगा लीजिए इससे कि नालंदा ही नहीं बल्कि विक्रमशिला में भी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती थी। पता नहीं हम सिर्फ बौद्धिस्ट स्टडीज, वो भी पढ़ाई होती थी, दर्शन की भी पढ़ाई होती थी, एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई होती थी, साथ साथ प्रौद्योगिकी क्वांटम मिंटिंग के लिए पूरे विश्व का उत्कृष्ट केंद्र था। आज हम इन विश्वविद्यालयों को जो हम विकसित कर रहे हैं, जो नया विश्वविद्यालय हुए, हम पता नहीं बहुत ज़्यादा क्रेज हमारा, वो भी क्रेज आवश्यक है, पुरातन भी आवश्यक है, ट्रेडिशनल नॉलेज भी चाहिए, लेकिन आधुनिकता से हट करके हम विकसित नहीं कर सकते हैं, और तभी विद्यार्थियों का हम पलायन वापस ले सकते हैं। अभी तो कई है, विक्रमशिला में विश्वविद्यालय बनने जा रहा है और उसमें जो संभावित पाठ्यक्रम है, संयोग से मेरा भी कुछ योगदान है। नालंदा विश्वविद्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर विश्वविद्यालय जो बना है, वहाँ पर भी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे हैं, गया में है, मोतिहारी में है, IIT है, NIT है। तो विद्यार्थियों का पलायन कुछ है, लेकिन कितने विद्यार्थियों का संख्या आप देखिए। हमारे यहाँ IIM बन गया और भी कई है। तो ये आवश्यकता है कि विद्यार्थियों के पलायन को रोकने के लिए विद्यार्थियों को आकर्षित करें, उनके मन में
ये कॉन्फिडेंस दे कि भाई फ्यूचर हमारा यहाँ पढ़ेंगे, समय पर रिजल्ट होगा, जीरो पेंडिंग होगा, कोई अनफेयर मीन्स नहीं होगा। तो इन बातों पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल सर। सर आप तो खुद ही एक साइंटिस्ट हैं और ये बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे कि जो छात्र होते हैं खासकर इस क्षेत्र के, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको वो सही माहौल मिल सके, सही संस्था मिल सके, ताकि वो अपने सपनों को या फिर जो भी करना चाहते हैं उसको पूरा कर सकें। सर हम पलायन की तो बात कर रहे थे, पलायन को रोकने के लिए सरकार भी बहुत कुछ कर रही है और आगे भी काफ़ी सारी योजनाएँ भी लेकर के आ रही होगी बिहार सरकार, और अभी चीज़ें चेंज भी हो रही हैं। अगर बात की जाए रिसर्च की, अगर भारत में जो रिसर्च और इनोवेशन जो कल्चर डेवलप करने की अगर बात की जाए, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए ताकि जो छात्र हैं जो इनोवेशन कल्चर को डेवलप करके उस चीज़ को मतलब हम जो विश्व स्तर पर अब खुद को आगे लेकर के आए? देखिए, अभी भारत सरकार ने ATL की जो योजना है, अटल टिंकरिंग लैब की जो बात की है कि विद्यालय स्तर पर इस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में लैब विकसित किए जा रहे हैं जहां बच्चे अपने इनोवेटिव स्किल को दिखा सकें। लेकिन इससे भी आवश्यकता है, हम शिक्षकों से मैं कहूँगा, अध्यापकों से मैं कहूँगा कि, और हर एक अभिभावक से मैं कहूँगा कि अपने पालक, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, पालक हैं, भैया बहन हैं, उनमें आप वैज्ञानिक सोच विकसित करें। हम क्या करते हैं, पता नहीं कहाँ से साहित्य का अनावश्यक पुट डाल करके विज्ञान में साहित्य। अब देखिए, बच्चा जब छोटा रहता है, न्यूटन की कहानी कहते हैं, न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अब वहाँ शुरू होता है, कहानी शुरू होती है, पढ़ाई शुरू होती है कहाँ से? एक बालक सेव के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसने पेड़ को, सेव को गिरते देखा, सोचा ऊपर क्यों नहीं गया। जेम्स वाट की कहानी होती है कि भाप में शक्ति केतली में ढक्कन को उठते देखा। अरे भाई, ये सब अवैज्ञानिक सोच है। जन्म से कोई वैज्ञानिक नहीं होता है। न्यूटन भी जन्म से वैज्ञानिक नहीं है। उन्होंने केपलर के बाद क्या किया, टाइको ब्राहे का क्या था, भास्कराचार्य का क्या योगदान है, सारी बातें अगर आप पढ़ेंगे तो हर एक व्यक्ति में न्यूटन क्या, हर एक व्यक्ति में आइंस्टीन क्या, हर एक व्यक्ति में उससे अच्छे अच्छे वैज्ञानिक छिपे हुए हैं। तो दिमाग खुला रखें, वैसा न सोचें कि जन्म से ही कोई न्यूटन या आइंस्टीन पैदा होता है। ये बात, ये जो कपोल कल्पित, सेव का पेड़ तो इतना छोटा होता है कि उसके नीचे आप बैठ नहीं सकते हैं। सेव गिरते कहाँ देखेंगे आप? सेव के बगीचे में जाके हिमाचल और कश्मीर में देखें, वो झाड़ी नुमा पेड़ होता है, उसके नीचे बैठ करके कोई सेव को गिरते देखा? अरे, न्यूटन बहुत अच्छे वक्ता थे, उन्होंने कभी बोल दिया कि मैं छोटा था तो सोचा करता था। उन्होंने एक एनालॉजी दी, एनालॉजी को सत्य मानते हैं। तो वैज्ञानिक सोच बढ़ानी होगी और तभी इनोवेटिव स्किल जो बच्चे में आता है उसको प्रमोट करने के लिए उसे गाइड करना होगा, सुपरवाइज करना होता है। पहले यूनिवर्सिटीज में वर्कशॉप हुआ करते थे, वर्कशॉप, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, कई जगह, कई विभागों में वर्कशॉप होते थे। हम लोग भी अपने विद्यार्थी जीवन में apparatus डिजाइन किया है। अब उन वर्कशॉप को हम चलावें फिर से, ये आवश्यकता है, जिससे एक सिर्फ ATL ही नहीं, ATL को हम लिंक कर दिया IIIT है या फिर IIT से या पॉलिटेक्निक से, सिर्फ वही नहीं, हर एक जगह कुछ ना कुछ सीमित ही सही वर्कशॉप। और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी उसका कार्यान्वयन हो रहा है, इसमें अब बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं। और ये अगर प्रोत्साहित करते हैं तो भविष्य में हमारे यहाँ एक एक बैच में, विदेश में देखें कि एक एक साथ पढ़ने वाले 2-2, 3-3, 4-4 विद्यार्थियों को एक ही विद्यालय में, एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, एक ही विभाग के 2-2, 3-3, 4-4 को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और भारत में क्या हुआ कि भारत में काम करने वाले किसी भारतीय में सिर्फ CV रमन का नाम आता है। ऐसे वैज्ञानिक सिर्फ उन्हें मिला, बाकी को क्यों नहीं मिला? वैज्ञानिक सोच विकसित करनी होगी, यही हम चूक कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे चूक हो रही है, लेकिन ये ज़रूरी है कि किस तरीके से छात्र जो हैं और सारे लोगों को मिलकर के आगे आने की ज़रूरत है। और आई एम श्योर कि जो अभी जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, डिजिटल इंडिया, और हम बात कर रहे हैं जो विकसित भारत है, जो सपना है, वो हम जल्द पूरा करेंगे। और ये बिना इस क्षेत्र में विकसित हुए ये नहीं हो सकता। सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों के लिए दी, उसके लिए तहे दिल से सर धन्यवाद। अगर आपके भी कोई सुझाव हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है निदेशक बिहार विहान DD बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directordk@gmail.com। तो दर्शकों, कार्यक्रम का सिलसिला DD बिहार पर निरंतर जारी रहता है, जिसे आप देख सकते हैं। फिलहाल बिहार विहान का आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ। फिलहाल मुझे यानी प्रज्ञा और पूरे बिहार विहार की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।